हेलो एवरीवन। तो भाई आज की क्लास में हम एस्टेट पीआरटी का प्रीवियस ईयर पेपर लास्ट ईयर 2022 में जो हुआ था उसे आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे पिछली क्लास में 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे। आज बचे हुए 20 क्वेश्चन को डिस्कस करना है। तो अगर पिछली क्लास नहीं देखी तो भाई वीडियो के नीचे आपको लिंक मिलेगा, उसे चेक कीजिएगा, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 101। किसी घड़ी की मिनट की सुई को 3π/2 रेडियन कोण की रचना में समय लगेगा। द टाइम टेकन बाय द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच टू डिस्क्राइब एन एंगल ऑफ 3π/2 रेडियन इज। तो अब देखो भाई, यहाँ पे ये जो 3π/2 ये एंगल है, तो एंगल जैसा तो दिख नहीं रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये रेडियन में लिखा हुआ है। तो पहले मैं इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेता हूं। ठीक है, तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट होगा? आपने पाई को 180 रख देना है। पाई को क्या रख दोगे? 180। और इसको आप सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 93 जा 270 डिग्री। ये बन गया 270 डिग्री। यानी कि क्वेश्चन ये हो गया कि घड़ी की सुई को 270 डिग्री, देखो ये तो पहले रेडियन में था, 270 डिग्री एंगल बनाने में कितना टाइम लगेगा? तो अब तुम मुझे बताओ, घड़ी पूरा एक चक्कर जो काटती है उसको काटने में कितना टाइम लगता है? तो तुम कहोगे 1 घंटा। यानी कि 360 डिग्री घूमने में घड़ी लेती है 60 मिनट। तो 270 डिग्री घूमने में कितना मिनट लेगी? तो देखो 1 डिग्री घूमने में लेगी 60 बटे में 360, और 270 घूमने में इंटू में 270। क्लियर है? तो इससे कट हुआ ये, 6 से कट हुआ ये, 6 से इसको काट दो, 6 चौके 24 और 6 पंजे 30। तो 45 मिनट का टाइम लगेगा भाई। क्लियर है? बात समझ में आई? तो पहले एंगल जो दे रखा है उसको डिग्री में कन्वर्ट करके और फिर इस तरह से आपने करना है। तो देखिए आंसर दिख रहा है कहीं आपको? बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है 45 मिनट। तो ये आपका जवाब रहेगा। क्लियर है? तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 102। ठीक, पेडागोजी का क्वेश्चन है भाई। क्या है क्वेश्चन? देखो, पढ़ो तब तक तुम। एक विद्यार्थी अपने गणितीय संक्रियाओं के ज्ञान के आधार पर एक सब्जी विक्रेता को गणना करके कुल राशि का भुगतान करता है। तो इस परिस्थिति में निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण उद्देश्यों का प्रयोग हुआ है? A student will use his or her mathematical operations knowledge to calculate the total amount to be paid to a vegetable seller. Which of the following teaching objective is used in this situation? तो भाई ऑप्शन देख लेते हैं। तो सब्जी वाले की पेमेंट में कौन सा उसने यूज किया है? तो आप देखिए, फर्स्ट दे रखे ज्ञानात्मक, दूसरा है अवबोध, तीसरा ज्ञानोपयोग और तीसरा सृजनात्मक। यानी कि उसने अपनी नॉलेज का यूज किया है, अंडरस्टैंडिंग का या एप्लीकेशन का या क्रिएटिविटी का। तो आप देखिएगा उसने मैथ सीख के पेमेंट की है, इसका मतलब वो रियल लाइफ में उसको अप्लाई कर रहा है, इसका मतलब वो अपने ज्ञान का उपयोग कर रहा है, यानी कि वो एप्लीकेशन में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन 3 यानी कि ज्ञानोपयोग इसका सही आंसर होगी। ठीक है, सही आंसर होगा। ठीक है, होगी नहीं होगा, होगी होगा, जो भी है। तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। ठीक है, क्योंकि उसने मैथ सीख के पेमेंट की है सब्जी वाले की, तो ज्ञान का उपयोग किया। अगला क्वेश्चन फिर से, निम्नलिखित में से कौन सा गणित के ज्ञान को नहीं दर्शाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डेपिक्ट द नॉलेज ऑफ अ मैथमेटिक्स? सटीकता यानी कि एग्जैक्टनेस। क्यों भाई? नॉलेज से तो दिखेगा। अस्पष्टता यानी कि एम्बिगुअस, तो ये आंसर होना चाहिए इसका सेकंड, एम्बिगुअस। बाकी और ऑप्शन देख लेते हैं। व्यवस्थित यानी कि सिस्टमैटिक, एंड लास्ट ऑप्शन इज तार्किक यानी कि लॉजिक। तो अस्पष्टता ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्लियर था कि कौन सा गणित के ज्ञान को नहीं दर्शाता है? तो अस्पष्ट जो है, अस्पष्टता यानी कि एम्बिगुअस, ऑप्शन सेकंड। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न व्यंजक का गुणनखंड होगा। फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल बी। तो इसका फैक्टर हमें निकालना है। तो देखो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 6xy और प्लस में 9y स्क्वायर। ठीक है, ये दे रखा है और माइनस में 16 दे रखा है। क्लियर है? तो अब इसको सोल्व करना है। तो आप देखो यहाँ पे थोड़ा सा फीलिंग आएगी जब आप क्वेश्चंस को सीखेंगे।
यहाँ ये किसी का होल स्क्वायर बन रहा है, और वो किसका बन रहा है उसके लिए आपको कैसे पता लगेगा? इसको लिख सकते हैं आप x का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं आप 3y का स्क्वायर, ठीक है, 3y का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 2 इंटू एक्स इंटू वाई, ठीक है, ये तो प्लस में था ही, क्लियर है। तो ये आपका लिखा हुआ यहाँ पे, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा लिख देता हूं। तो यहां से मुझे क्या पता लग गया? ये मेरा बन गया किसका? x माइनस 3y का होल स्क्वायर। तो माइनस का बना या प्लस का बना मुझे कैसे पता लगा? इसके साइन से, ये जो एक्स वाई वाला जो साइन है ना, इसके साइन से पता लग गया किसका बनेगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? देखो ये बना a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा a स्क्वायर यानी कि ये, प्लस बी स्क्वायर, प्लस करके इसको लिखूंगा तो 3y का स्क्वायर यानी कि 9y स्क्वायर बन जाएगा, माइनस के 2 इंटू ए इंटू बी, ये a है ये b है, तो 2 इंटू एक्स इंटू 3y करेंगे तो ये बनेगा 6xy, यानी कि इसको सोल्व करके ये लिखा। और यहां पे देखो ये 16 का ये क्या है? ये 4 का स्क्वायर है। क्या बात समझ में? ये 4 का स्क्वायर लिखा हुआ था यहाँ पे, 4 इंटू 4। तो ये फर्दर एक फॉर्मूला बन गया क्या? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज a माइनस बी एंड a प्लस बी। तो एक बार माइनस के साथ लिख दो, एक बार प्लस के साथ लिख दो। a कौन सा है? ये पूरा, ध्यान रखना, ये है a स्क्वायर माइनस ये है b स्क्वायर, तो ये पूरा a है, तो इसको एक बार लिखो इसके साथ, कैसे? माइनस करके, और इसको एक बार फिर से लिखो इसके साथ प्लस करके, ठीक है। ये पूरा लिखा, ये माइनस करके लिख दिया, और ये पूरा लिख के प्लस करके। आप आगे पीछे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसा कहीं दिख रहा है भाई आपको ऑप्शन में? तो देखो ये ऑप्शन है इसके, तो देखो x माइनस 3y, तो x माइनस 3y प्लस 4 ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। x माइनस 3y प्लस 4 ये लिखा हुआ, और x माइनस 3y माइनस 4 यहां लिखा हुआ है। आगे पीछे इधर उधर लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, ठीक है। और ध्यान से लिखना, दो ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन यहां से आप देखिए x माइनस 3y लिखा हुआ है, तो x, इसमें तो x प्लस 3y लिखा है, इसमें x माइनस 3y लिखा है, तो ये थर्ड ऑप्शन जो है वो आंसर बनेगा। क्लियर है? तो ये आपके सामने पूरा सोल्व करके दिखा है, तो थर्ड ऑप्शन आंसर। नेक्स्ट चलो एज का क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन क्या है भाई आपका? कह रहा है रमेश और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का अनुपात 8:5 है, और 8 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 3:2 होगा, तो पुत्री की वर्तमान आयु क्या है? द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ रमेश एंड हिज डॉटर इज 8:5. आफ्टर 8 years the ratio of their ages will be 3:2. then the present age of the daughter is, एक मिनट भाई, ठीक है। क्वेश्चन में अब देखो, एक रमेश है और एक उसकी पुत्री है, तो रमेश को हम दिखा देते हैं R से, और उसकी पुत्री को दिखा देते हैं D से। R फॉर रमेश, D फॉर डॉटर। तो रमेश और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का जो रेशियो है वो 8:5, ठीक है। ये कौन सी आयु है? प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान, ठीक है, ये वर्तमान आयु है। और 8 साल बाद, यानी कि 8 ईयर बाद, 8 साल बाद ये जो रेशियो होगा कितना होगा? 3:2, ठीक है भाई। तो अब देखो, एज एक ऐसी चीज होती है जो सेम टाइम पीरियड के बाद सेम बढ़ती है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, आज से 3 साल बाद मेरी उम्र भी 3 साल बढ़ जाएगी, और आपकी उम्र भी 3 साल बढ़ जाएगी, ऐसे ही होगा ना। आज से 4 साल पहले मेरी उम्र भी 4 साल कम थी, और आपकी भी 4 साल कम थी, ठीक है। तो तुम यहां पे देखो, वर्तमान में रमेश 8 का है, और 8 साल बाद वो 3, यानी कि कितना गैप आया एज में? 5 का। 8 से 3 यानी कि 5 का गैप आया। ये उसकी पुत्री 5 की है, और 8 साल बाद वो 2 की होगी, तो कितना गैप आया? 3 का। और जबकि मैंने कहा कि एज सेम वैल्यू से बढ़ती और घटती है, भाई 4 साल पहले कम रही होगी, और 2 साल बाद तो ज्यादा हुई होगी, तो 8 साल बाद तो फिर ये गैप सेम होना चाहिए था ना, है ना, दोनों की एज में सेम चेंज होना चाहिए। तो ये गैप सेम नहीं है, तो इस गैप को यहाँ पे सेम करते हैं। तो सेम करने का जो तरीका होता है, वो तरीका क्या है, उस तरीके को देखो। आपका ऊपर जो गैप है 8 और 5 में, इसमें कितना गैप है? 3 का। तो आपने 3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, इस पूरे रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई, और 3 और 2 में कितना गैप है? 1 का। तो इसको आपने ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करना है, बात याद रहेगी, ठीक है। तो अब देखो, ऊपर में क्या बना? 8, 5, ऊपर तो सेम रहेगा, नीचे में 3 तिया 9, 3 दूनी 6। क्लियर है? अब फिर से देखते हैं उसी बात को। तो मुझे बताओ, ये 8 रमेश था, 8 साल बाद 9 हो गया, कितनी बड़ी एज? 1 बढ़ गई। इसकी 5 से 6 कितनी बढ़ी? 1 बढ़ गई।
तो रेशियो में ये जो 1 का गैप आया, अब सेम आया ना ये भाई, आज की बात कर रहे हैं और 8 साल बाद की कर रहे हैं, तो फिर गैप सेम होना चाहिए ना, दोनों की सेम रेशियो से बढ़नी चाहिए। तो यहां पे ये जो गैप आया, ये 1 किसकी वजह से आता है, इस टाइम पीरियड की वजह से। और टाइम पीरियड कितना है, 8 साल का। भाई आज की बात और 8 साल बाद की बात करें तो टाइम 8 का आ गया ना। तो ये जो रेशियो में 1 का चेंज आया, किसकी वजह से आता है, इस 8 साल की वजह से। तो 1 की वैल्यू 8 हो गई। तो 1 अगर 8 के बराबर है तो पुत्री की वर्तमान आयु, तो पुत्री, अब यहां पे डॉटर, ये नहीं देखना, ध्यान रखना, ये देखना है। कोई सोचे बोले सर यहां भी तो 5, यहां भी 5 है। देखो अगर मैं यहां देखने के लिए बोलता तो अब 2 नहीं देखना, ये 6 देखना है। यानी कि अब ये हमारा डाटा है, इसको आपने ऑब्जर्व करना है। कभी पुराने वाले को देखो, गलत हो जाएगा फिर। तो ये जो एक गैप है इस टाइम की वजह से अगर आया, तो 1 8 साल के बराबर है, तो 5 किसके बराबर होगा, तो 5 अट्ठे 40 के बराबर। 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 40 ईयर ऑप्शन 1 में दिख ही रहा है, ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है साफ साफ, क्लियर है। बाकी के ऑप्शन देखेंगे तो वो भी लिखे हुए, तो यहां से ऑप्शन 1 आपका आंसर बन जाएगा, क्लियर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का है। हाँ जी, क्या क्वेश्चन है भाई, यदि 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ अथवा हानि क्या होगी। इफ सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 आर्टिकल, देन नेट प्रॉफिट और लॉस इज। तो देखो मैंने कहा था आपको पहले भी कि स्टेटमेंट पढ़ के अगर आपने लिख दी तो आंसर आ जाएगा। क्या कह रहा था, 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी कि 10 का सेलिंग प्राइस अगर बराबर है किसके, 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। क्रय मतलब सीपी, ठीक है। तो मुझे बताओ एसपी यहीं पर था, सीपी मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ गया, 6 यहीं पर था, 10 यहां से डिवाइड में आ गया, ठीक है। 2 तिया 6, 2 पंजे 10, काट दो तो ठीक, नहीं काटोगे तो भी ठीक। अब खरीदी थी 5 की और बेची थी 3 की, तो 5 का सामान 3 में बेचेंगे तो क्या होगा, लॉस होगा। कितने का, 2 का। भाई 5 का सामान 3 में तो 2 का लॉस, कितने पर, 5 पे। और कितने परसेंट लॉस हुआ, क्योंकि परसेंटेज लॉस बताना था तो मल्टीप्लाई करते हैं 100% या 100 से, जिसे आप ठीक समझे। तो 5 से काट दो 20 पे और 20 दूनी 40%, 40% क्या होगा, लॉस होगा। ऑप्शन 1 में लिखा हो भाई, ये भी 40% यहां पर लॉस होगा, क्लियर है ये बात भी। चलो भाई आगे बढ़ो, चलो फिर अगला क्वेश्चन, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नेक्स्ट। रवि घर से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्थिर चाल से चलते हुए ठीक समय पर विद्यालय पहुंच जाता है। यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्थिर चाल से चले तो 18 मिनट पहले विद्यालय पहुंच जाता है। तो घर से विद्यालय की दूरी क्या होगी, ये आपने बतानी है। रवि मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम हिज होम रीचेस स्कूल ऑन टाइम। इफ ही मूव्स विद 30 किलोमीटर पर आवर then reaches 18 minutes before school time. Distance of school from his home is। तो अब देखो भाई डिस्टेंस आपसे पूछा है तो आप इसको बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं, ठीक। लेकिन मैं आपको एक बार कंसेप्ट समझा देता हूं, फिर थोड़ा सा शॉर्टकट भी बता दूंगा इसके लिए। हमसे पूछा डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी कि दूरी। डिस्टेंस होता है भाई स्पीड इनटू में टाइम, ठीक है। यानी कि दूरी क्या होती है, चाल गुना में समय। तो अब यहां जो चाल दे रखी है वो आपको 20 की स्पीड से दे रखी है और 30 से दे रहा है, तो फिर वो 18 मिनट पहले पहुंच गया। तो डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है, तो आप देखो मुझे स्पीड तो चलो पता लग गई कि 20 से वो ठीक टाइम पे पहुंच गया। उसने बोला कि 20 की स्पीड से ठीक टाइम पे पहुंच गया, लेकिन टाइम क्या है, मुझे टाइम थोड़ी पता है। वो टाइम मुझे जब तक नहीं पता होगा तब तक मैं इस डिस्टेंस को नहीं निकाल सकता। तो अब देखो यहां पे एक खास बात क्या, कि रवि घर से स्कूल जो जा रहा है, तो घर से स्कूल का जो डिस्टेंस है वो यहां पे फिक्स है, चाहे वो 20 की स्पीड से जाए चाहे वो 30 की स्पीड से जाए। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो स्पीड है वो तो चेंज हो रही है, एक बार 20 से गया एक बार 30 से गया, लेकिन क्या डिस्टेंस चेंज हो रहा है? वो घर से स्कूल जो जा रहा है वो डिस्टेंस तो फिक्स ही रहेगा। तो यहां पे जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो फिक्स है। क्या है? फिक्स। तो आपने फिक्स वाली चीज देखनी है। देखो टाइम फिक्स नहीं है, पहली बार एक टाइम पे पहुंचा और दूसरी बार जो है 18 मिनट पहले पहुंच गया, तो टाइम फिक्स नहीं है लेकिन डिस्टेंस फिक्स है।
तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू में टाइम, स्पीड इंटू में टाइम। तो आपने स्पीड इंटू में टाइम लिख दिया और इसको 2 बार लिखना है इक्वल करके, यानी कि ये पहली सिचुएशन का स्पीड टाइम है, ये दूसरी सिचुएशन का स्पीड टाइम है। मैं लिख भी देता हूं, ये फर्स्ट सिचुएशन का है, ये सेकंड सिचुएशन का है। ठीक है, अब लिखना है, बस वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। ठीक है, कैसे, 20 की स्पीड से अगर वो गया, स्पीड क्या थी 20 की, तो वो ठीक टाइम पे पहुंच गया, तो मुझे तो टाइम पता ही नहीं, मुझे तो टाइम पता नहीं, तो मैंने टी को टी रख दिया, मुझे क्या पता किस टाइम पे पहुंचा, तो टी को टी रख दिया। फिर बोला अगर वो 30 की स्पीड से चले, तो भाई तेज चला है, तो तेज चला है तो जाहिर सी बात है जल्दी पहुंचेगा, तो टाइम 18 मिनट पहले का हो गया, तो जो भी ओरिजिनल टाइम था इससे 18 मिनट पहले। क्या ये बात समझ में आई? भाई टाइम जो भी लगना था उससे 18 मिनट पहले पहुंच गया, तो टाइम में से 18 माइनस कर दिया। क्लियर? अब सोल्व कर दो, ये बन गया 20t, ये बन गया 30t, माइनस में 30 इंटू में 18 540। ठीक है, इस भाई साहब को इधर ले जाओ, तो ये भाई साहब माइनस हो जाएंगे, तो 10t बचेंगे, ये भाई साहब इधर आ जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, तो t की वैल्यू क्या आ गई, इससे काट दो, तो 54 मिनट आ गई। ध्यान रखना, मिनट आएंगे, घंटे आएंगे, सेकंड आएंगे, क्या आएंगे वो डिपेंड करता है ये यूनिट किस में दे रखी है। 18 मिनट दे रखी थी, तो टाइम 54 मिनट आ गया। क्लियर है? तो टाइम मुझे मालूम लग चुका है। अब घर से विद्यालय की दूरी आपसे पूछ रहा है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्पीड तो मेरे को पता है कि 20 की स्पीड से गया था तो ठीक टाइम पे पहुंच गया था। तो अब 20 की स्पीड और टाइम कितना है, 54 मिनट। तो ध्यान रखना, स्पीड किस में है, किलोमीटर पर आवर में, स्पीड किस में है, किलोमीटर पर आवर में, तो टाइम आवर में होना चाहिए, घंटे में, और डिस्टेंस कितने आएगा, किलोमीटर में। तो ये याद रखना है आपने। ठीक है, क्लियर? तो यहां पे ये किलोमीटर पर आवर में, तो ये घंटे में होना चाहिए, तो इसको 60 से डिवाइड कर दो, बन गए घंटे। ठीक है, तो इससे कटा ये, 2 से कटा ये 3 पे, और 3 से कटा 18 पे, तो 18 किलोमीटर जो है वो दूरी आ गई, किसकी, स्कूल की। ये आंसर आ गया। तो 18 किलोमीटर आपका जवाब आएगा। एक बार ऑप्शन दिखा दी जाए, तो 18 किलोमीटर फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है भाई, क्लियर है बात, कोई डाउट यहाँ पे? तो ये आपको मैंने समझा दिया, इसको थोड़ा सा और फास्ट कर लेते हैं। ये जो टाइम हमने इतना लिख के, ये तो कंसेप्ट देखो मैंने समझाया आपको। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए ना कि इतनी स्पीड से गया तो इतना जल्दी पहुंच गया, इतनी स्पीड से गया तो इतना लेट हो गया, तो ओरिजिनल टाइम क्या था, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, आप देखो पहली बार स्पीड कितनी थी 20, ये मैंने स्पीड लिखी है। दूसरी बार स्पीड कितनी थी 30, फिर लिखना है टाइम, तो पहली बार कितना टाइम लगा 0, भाई ना तो लेट हुआ ना पहले पहुंचा, तो टाइम पे पहुंच गया एग्जैक्ट। दूसरी बार क्या था 18 मिनट, क्या था 18 मिनट, क्या था जल्दी पहुंच गया था। तो मल्टीप्लाई कर दो, 20 इंटू 0 0, 18 गुना 30 540। क्लियर है? अब यहां पे इनको करना है आपने ऐड करोगे तो कितना आएगा 540। इनका लेना है आपने डिफरेंस, दोनों स्पीड का लेना है डिफरेंस। अब ये मत बोलना 20 में से 30 गए तो माइनस के 10 बचे, नहीं, आपने सिर्फ इनका डिफरेंस, इनका गैप कितने का 10 का गैप, तो वो गैप लेना है। ठीक है, तो यहां से जो टाइम आएगा वो क्या आएगा, इस 540 को आप इस 10 से डिवाइड कर देना और ये आ जाएगा 54 मिनट। ठीक है, ये वही चीज है जो मैंने इससे पहले डिटेल में समझाई थी, आप इसको उससे मैच करके देखना, ये वही सेम चीज है। यहां पे देखो 20 इंटू में टी लिखा था, यहाँ 30 इंटू में टी माइनस 18 लिखा था, तो 30t आया था, ये 20t था, ये 30t था, माइनस में 540 ऐसे लिखा था ना। तो देखो ये जो था इधर गया था, तो 30 और 20 इनका तो डिफरेंस आया था ना, और ये 540 इधर आ गया था, है ना। तो बस ये चीज लिखिए, बस ये तरीका थोड़ा सा फास्ट टाइम निकालने का। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। और अगर कोई बच्चा कहे कि नहीं हमारे तो कुछ भी समझ में नहीं आता और हम कैसे इसको करें, तो आप यहां पे देखिए, आपको डिस्टेंस दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये क्या देगा आपको, टाइम देगा। तो डिस्टेंस अगर ए ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं, तो डिस्टेंस है 18 किलोमीटर, स्पीड थी 20 की, पहली बार 20 की थी ना स्पीड, तो टाइम कितना आएगा, तो तुम कहोगे 18/20 घंटे। देखो ये किलोमीटर में है, डिस्टेंस किस में है, डिस्टेंस किस में है, किलोमीटर में, स्पीड किस में है, किलोमीटर पर आवर में, तो टाइम किस में आएगा, आर में। तो ये 18/20 घंटे आए, इसके मिनट बना लेते हैं, 60 से मल्टीप्लाई कर देना, तो इसका मतलब 54 मिनट आ गया। ठीक है, अगर वो कह रहा है कि इस
इसी डिस्टेंस को वो स्पीड 30 की से कवर करे, पहले 20 की थी अब 30 से कवर करेगा, तो फिर कितना टाइम लगेगा? तो इतना टाइम लगेगा। लेकिन इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 30 दूनी 60, 18 दूनी 36, अब कितने लगे? 36 मिनट। तो तुम मुझे बताओ, क्या वो जल्दी नहीं पहुंच गया? बिल्कुल पहुंच गया। कितने मिनट जल्दी पहुंच गया? 6 8 14, 18 मिनट जल्दी पहुंच गया। कितने मिनट? 18 मिनट वो जल्दी पहुंच गया। तो क्वेश्चन में बोल तो रहा था वो, देखो उसने कहा कि अगर 30 की स्पीड से जाएगा, 30 की स्पीड से जाएगा तो 18 मिनट पहले पहुंच जाएगा। तो बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं, लेकिन कौन कर पाएगा? जिसको कंसेप्ट समझ में आता है। तो इससे यहां से 4 ऑप्शन करके देखनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा हमने फास्ट कर लिया, ठीक है, उससे जल्दी हो गई। चलो इसी के साथ फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन लगाओ, एल्जेब्रा लगाओ, उसका क्वेश्चन है। इजी है क्वेश्चन, तो ज्यादा मुश्किल नहीं है। और कहीं कोई पॉइंट समझ में नहीं आता तो दोबारा देख लिया करो एक बार चला के। कह रहा है 986 इंटू 986 इंटू 986 माइनस 742 इंटू 742 742 अपॉन में, ये लिखा है सब कुछ आप देख पा रहे हैं। तो यहां मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखना चाहता हूं कि अगर मैं कह दूं कि ये जो 986 है ये मेरा ए है, 986 मेरा ए है, और बी जो है वो मेरा 742 है। क्लियर है? ए मेरा है 986, बी है 742। तो आप देखो ऊपर क्या लिखा है, 986 986 986 तीन बार लिखा है, तो इसका मतलब ऊपर लिखा है ए क्यूब, फिर माइनस करके 742 भी तो 3 बार लिखा है, तो ये लिखा है बी क्यूब, अपॉन में क्या है 986 986 2 बार आया, तो इसका मतलब ए स्क्वायर लिखा है। फिर 986 742 प्लस करके दे रखा है, तो इसका मतलब ये ए बी है, और लास्ट में 742 दे रखा है, इसका मतलब ये बी स्क्वायर है। तो मैंने इसको बजाय पूरा लिखने के ऐसे कॉम्पैक्ट करके लिख दिया। तो आपको बता दें भाई, ये ना एक फार्मूला है, कैसे? a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस में बी स्क्वायर। ये फार्मूला आपको याद रखना है। अगर ये याद रखते तो आपको बता दें क्वेश्चन कितनी देर का था। आप देखो ये वाला पोर्शन तो इससे पूरा कट गया, बचा क्या? a माइनस बी, और यही क्या है? इसका आंसर है। तो a माइनस बी आपको पता है, a और b क्या है, इनको माइनस कर दो, तो 4 2 244 इसका आंसर था। 244 तो दिख रहा है कहीं ऑप्शन में? एक बार देख लेते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन 4 में दिख रहे, फोर्थ ऑप्शन में देखो 244 दिख रहे। तो ये करना था। तो आपको जैसे ये क्वेश्चन देखेंगे ना, इससे फीलिंग आ जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चन में ये जो नीचे वाला पोर्शन होता है मैक्सिमम टाइम वो कट जाता है, नीचे वाला पोर्शन। तो बचता क्या है? जिसका ये फार्मूला, तो a माइनस बी। ठीक है, तो इस तरीके से आप आइडिया लगा सकते थे। क्वेश्चन बिल्कुल इजी था, ज्यादा टाइम का नहीं था। अगला जो क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क चैप्टर का, समय तथा कार्य। क्या क्वेश्चन है? ए एक कार्य को 20 दिन में पूर्ण कर सकता है और बी उसी कार्य को 10 दिन में पूर्ण कर सकता है। दोनों ने मिलकर 4 दिन कार्य किया, उसके पश्चात बी ने काम छोड़ दिया। तो शेष काम को पूरा करने में ए को कितना दिन लगेंगे? कह रहा है ए कैन कंप्लीट अ पर्टिकुलर टास्क इन 20 days whereas बी कैन कंप्लीट दैट टास्क इन 10 days. Both work together for 4 days and then B leave the task. Then how many days will A make to complete the remaining task? तो A से बचा हुआ काम करवाना है। तो अब देखो यहां पे A कर रहा है 20 दिन में काम को पूरा, और B कर रहा है 10 दिन में। ठीक है भाई, क्लियर है? सबसे पहले आपने टोटल वर्क बनाना है, इस चैप्टर के अंदर कुल काम बनाना। कैसे बनेगा? इन दोनों का एलसीएम ले लो। 20 और 10 का एलसीएम कैसे लेंगे? बड़े नंबर का पहाड़ा पढ़ो। 20 एकम 20, इससे आता है बिल्कुल, इसके टेबल में भी तो 20 आता है ना, 20। ठीक है, तो 20 से इसको डिवाइड करने तो 1 पे घटेगा, 10 से डिवाइड करूंगा तो 2 पे। ठीक है भाई, यानी कि ये ए जो है 1 दिन का, ये तो होता है टोटल वर्क यानी कि कुल काम, और ये होता है 1 डे वर्क यानी कि 1 दिन का काम। तो आप देखो भाई, ये 1 दिन में 1 काम कर रहा है, तभी तो 20 काम 20 दिन में करेगा, ये तभी तो इसने लिखा था ऐसे। ये 1 दिन में 2 काम कर रहा है, ये 1 दिन में 2 कर रहे हैं, तो 20 करने में 10 ही दिन लेगा। क्लियर है? ऐसे तो आपने यहां पे क्या करना है, जिससे भी काम करवाना है, जो काम करवाना है वो, और जितना वो कर सकता है, ये 2 चीजें अगर आपको पता है तो आप आंसर कर सकते हैं। अब मैं कैसे करूंगा, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन ने कहा कि दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, तो मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली दिखा दूं आपको, फिर ट्रिकी भी बताएंगे कि दोनों मिलकर काम शुरू कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे एक लाइन बनाई, यहां काम शुरू हुआ, यहां काम खत्म हुआ, और दोनों ने मिलकर किया, इसलिए मैंने a प्लस बी लिख दिया। दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया? 4 दिन काम किया,
यानी कि ए और बी मिलके 4 दिन आए थे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया। अब बी छोड़ के चला गया तो फिर ए तो अब भी आ रहे हैं और बचा हुआ काम किया ए ने पूरा। क्लियर है ये बात? यहां तक बात समझ में आ गई। तो अब क्वेश्चन को चलाते हैं। तुम मुझे बताओ, ए और बी दोनों दोस्त हैं, ये दोस्त कहीं पे काम करते हैं। अब लंच टाइम में क्या करते हैं, ये 1 रोटी खाता है लंच में, ये 2 खाता है, और दोनों मिलके काम करके अगर लंच करेंगे तो 3 रोटी एक बार में खा देंगे। क्लियर है? तो एक दिन में 3 रोटी खाई तो फिर 4 दिन तक इकट्ठे आके कितनी रोटी खाई होगी? 12। क्लियर है? आप मुझे बताओ, ए और बी ने 4 दिन तक काम किया ना, 4 दिन तक किया, एक दिन में कितना करते हैं? ये लिखा है 1 डे वर्क, तो एक दिन में 1 और 2 3 काम करते हैं, तो 4 दिन में हो गए 12 काम। करने कितने थे? 20। तो 20 में से 12 अगर कर दिए तो बचे कितने? 8। ये है शेष काम, रिमेनिंग वर्क। ये 8 काम जो बचे कौन कर रहा है? ए कर रहा है। तो मैंने आपको क्या समझाया था कि जो काम करना है वो पता होना चाहिए, बटे में वो बंदा एक दिन में कितना काम कर सकता है। तो ए तो एक दिन में एक काम कर सकता है, तो 8 दिन का समय लगेगा बचा हुआ काम करने में। कितना टाइम लगेगा? 8 दिन। तो ये इसका जवाब है। देख लेते हैं 8 दिन कहीं लिखा है? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है 8 दिन। आगे जवाब। ठीक है, तो ये आ गया 8 दिन। अगर इसी क्वेश्चन में ऐसे ही पूछ लेता कि अब पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा, तो तुम बताओगे 4 और 8 12 दिन में, तो पूरा काम फिर हो गया 12 दिन में। अगर पूछे टोटल काम कितने दिन में खत्म, तो जवाब 12 दिन है। ऑप्शन 1 में लिखा भी हो, लेकिन वो नहीं करना, आंसर ये पूछा हुआ था। ठीक है, तो अब इसी चीज को थोड़ा सा ट्रिकी देख लेते हैं। ट्रिकी देखो कैसे होगा ट्रिक से। आप देखो यहां पे, आप मुझे बताओ, ये 1 काम कर रहे हैं, ये 2 कर रहे हैं, और दोनों मिलके 3 काम कर रहे हैं। 3 कर रहे हैं, 4 दिन तक काम किया तो कितना काम किया? 12। क्या ये बात समझ में क्लियर है? ठीक, तो आप इसको ऐसे ना लिख के थोड़ा सा दिमाग से काम लो। आप मुझे बताओ, छोड़ के कौन गया? कौन गया छोड़ के? तुम कहोगे बी गया छोड़ के। बी कितने दिन में गया छोड़ के? तो तुमने कहा बी गया 4 दिन में छोड़ के, तो बी एक दिन में 2 काम कर रहा था, तो 4 दिन में 8 काम करके गया। कौन? बी। ठीक है भाई, जो छोड़ के जा रहा है देखो वो कितना काम कर गया। तो बी भाई साहब छोड़ के गए 4 दिन बाद, एक दिन में 2 काम कर रहा था, तो 8 काम वो करके चला गया। बचा कितना? 20 में से 8 घटा दो, कितना बचा? 12। और इस 12 काम को करने के लिए ए बचा हुआ है। ए एक दिन में 1 काम करता है, इसका मतलब ये पूरा काम करेगा 12 दिन में खत्म। ये तो आ गया टोटल डेज। ठीक है, अगर बोले पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा, तो जवाब होगा 12 दिन के अंदर। ठीक है, लेकिन पूछे शेष काम ए कितने दिन में करेगा, तो उसके लिए इस 12 में से ए जितने दिन बाद छोड़ के गया था, कितने दिन बाद गया था? सॉरी, बी कितने दिन बाद गया था छोड़ के? तो बी 4 दिन के बाद छोड़ के गया था, तो 4 माइनस कर देना, तो 8 दिन। ये आ जाएगा आपका ये दूसरे वाला आंसर। ठीक है, तो ये बिना लिखे आप इस मेथड से कर सकते हो अगर करें तो। हालांकि पूरा डिटेल कंसेप्ट भी मैंने सिखा दिया, लेकिन इससे जो छोड़ के जा रहे हैं ना, वो कितने दिन बाद गया, कितना काम करके गया, वो काम माइनस कर दो टोटल में से। जो बचा हुआ है इसके लिए ए शुरू से एंड तक आया था, तो ए की एक दिन के काम से डिवाइड कर देंगे, तो 12 दिन में इसने पूरा काम खत्म किया। लेकिन बचा हुआ काम कितने दिन में खत्म करेगा? जितने दिन बाद बी छोड़ के गया, तो वो माइनस कर देना। ठीक है, तो दोनों आंसर आप कर सकते हो ऐसे। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन। यदि a स्टार b इक्वल टू ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस ए बी, तो 8 स्टार 7 माइनस 3 स्टार 5 का मान क्या होगा? आप देखो यहाँ पे a स्टार b उसने बता दिया पहले ही, भाई इसको आपने लेना है ए स्क्र प्लस बी स्क्र और माइनस ए बी। इसका मतलब ये है, तो क्वेश्चन में देखो 8 स्टार 7 लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है, तो 8 स्टार 7 का मतलब क्या? ये a है, ये b है, तो ये बनेगा 8 स्क्र प्लस 7 स्क्र माइनस 8 इंटू 7। ये बन गया 64, 49 माइनस 56। इसको ऐड कर दो, 9 4 13, 6 3 और 1 10। ठीक है, माइनस में 56 माइनस करेंगे तो 6 और 7 13, 9 में से 5 47। ठीक है, 6 और 7 13, और यहाँ पे 9, 9 में से 5 गए 4, 47 बच गया भाई। क्लियर है? अब इसमें इसके साथ लिखा 3 स्टार 5, ये भी तो लिखा है ना 3 स्टार 5,
तो इसको भी सोल्व कर लो 3 स्टार 5 को, तो इसको भी क्या लिखेंगे 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 3 इंटू में 5, इसके हिसाब से लिखना है इसको, ये ध्यान रखना। तो 9 प्लस 25 माइनस 15, 34 माइनस 15 कितने आ गए 9 1 19, ठीक है भाई। अब 19 यहां से आ गया, 47 यहां से आ रहा है, तो हमें क्या करना है इन दोनों को माइनस करना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्या दिखा रखा है, या बोल रहा है कि इनको माइनस भी करके बताओ। तो 47 में से अगर 19 में माइनस करूंगा तो यहां से बन गया 28, ठीक है भाई। तो 28 कहीं गड़बड़ कर दी क्या? 56 7 6 13 5 4 9 और 1 10, 9 और 4 13 6 4 10 और 1 11, यहाँ गड़बड़ थी भाई, यहाँ 11 आएगा। 9 4 13 6 4 10 और 1 11, यहाँ ये 57 बचेगा। क्लियर है? थोड़ा सा कैलकुलेशन ध्यान से, 57 बचेगा तो यहाँ 57 अगर मैं लिखता हूं तो यहाँ अब आपका जो आंसर आएगा वो 38 आएगा, ठीक है। कैलकुलेशन में मिस्टेक थी, तो 38 ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है, ठीक है। आगे समझ में, तो ध्यान से थोड़ा सा कैलकुलेशन गलत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बिल्कुल आसान सा है, पूछ रहे क्या, एक वृत्त में व्यासों की संख्या क्या हो सकती है। मेंसुरेशन चैप्टर का है, क्षेत्रमिति चैप्टर का है। एक वृत्त के डायमीटर, नंबर ऑफ डायमीटर इन अ सर्कल, तो डायमीटर होता क्या है, व्यास, ये डायमीटर होता है, ये पूरा डायमीटर होता है और इसका आधा रेडियस होता है। तो कितने खींच सकता हूं मैं डायमीटर, ये पूछना चाह रहा है। तो भाई कितने मर्जी खींच लो, लगे रहो शाम तक लगे रहो, कितने मर्जी खींच लो। तो कितने, इनफाइनाइट। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 अनंत, ठीक है। जितने मर्जी खींचो, क्या दिक्कत है, कोई हटाने वाला थोड़ी है। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रैशनल नंबर। तो भाई ये जो रैशनल नंबर होते हैं ना, रैशनल नंबर जिसको परिमेय संख्या बोलते हैं, वो होते हैं p बाई क्यू की फॉर्म में, ठीक है। वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। क्यू जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। और p और q कैसे हो सकते हैं, p और q जो है वो आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और इंक्लूडिंग 0 भी हो सकती है, ठीक है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि p की वैल्यू कैसे हो सकती है, सारे प्लस के नंबर भी हो सकते हैं, सारे माइनस के नंबर भी हो सकते हैं और 0 भी हो सकते हैं। क्यू 0 मत रखना बस, क्लियर, सिंपल सी बात। जो नंबर बटे में दिखे वो p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो अब यहां से हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। तो भाई देखो, जिसको p बाई क्यू में ना लिख सकूं, यानी कि √2, रूट वाले नंबर जो हैं वो आपके इर्रेशनल होते हैं, अपरिमेय होते हैं। तो आप याद रखना जिसको बटे में लिख सकूं। मैं एग्जांपल लिख भी देता हूं यहां पे, जैसे 2/3 ये आपका एक रैशनल है, -5/8 ये भी रैशनल है। मैंने लिखा 3 ये भी रैशनल है। क्यों? ये परिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, p बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया ना मैंने इसको, तो ये भी आपका रैशनल है, ठीक है। इसके अलावा मैंने लिखा 0.5 ये भी रैशनल है। क्यों? क्योंकि इसका पॉइंट हटा के आप अपॉन में 10 लगा के 1/2 इस फॉर्म में लिख सकते हैं। आपका 0/5 भी रैशनल नंबर है। लेकिन अगर कोई बोले 1/0 तो ये रैशनल नहीं है, क्योंकि मैंने कहा था क्यू 0 नहीं होना चाहिए था, ऊपर 0 लिख दो नीचे 0 नहीं लिखनी, ठीक है। तो ये है आपके एग्जाम्पल रैशनल यानी कि परिमेय संख्या के। और इर्रेशनल नंबर जिसको आप ऐसे ना लिख सको बटे में, वो होते हैं आपकी अपरिमेय संख्या, यानी कि जिनका रूट पूरा पूरा ना निकले। यहां पे ध्यान दो, मैंने √4 नहीं लिखा क्योंकि √4 तो 2 आ जाएगा ना, तो ये नहीं आएगा, ये तो कहां आएगा, इसमें आएगा। ये हमारा रैशनल है, क्लियर है। इसके अलावा एक और ध्यान रखना, एक पाई होता है, पाई, जैसे आप 22/7 से जानते हैं। अब देखने में तो 22/7 एक रैशनल नंबर है, लेकिन नहीं, पाई जो है वो एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है, याद रखना। 22/7 कोई पूछे तो वो हमारी परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर। ये पर्टिकुलर पूछे तो रैशनल, कोई पाई पूछे तो इरेशनल, ठीक है। ये मत बोलना कि ये सर जी इसके बराबर होता है, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन नंबर 3, क्लियर। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऐसा क्वेश्चन शायद पहले भी किया हो हमने। क्या क्वेश्चन है देखो भाई, वर्तमान में एक शहर की जनसंख्या 12 लाख है। यदि वह 4% की दर से बढ़ती है तो 12 साल बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी।
तो ध्यान दो, यहाँ पे दो तरह के क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बताया था। एक तो फ्यूचर की बात पूछेगा और एक पास्ट की बात पूछेगा। इसने पूछा कि 12 लाख जनसंख्या है शहर की, 4% से बढ़ रही है, 2 साल बाद क्या होगी? तो 2 साल बाद जनसंख्या क्या होगी, उसके लिए आप लिखें 12 लाख। 12 लाख लिखने के लिए इसके आगे 5 जीरो लगा देना, ठीक है। 5 जीरो लगा के ये 12 लाख बन जाएगा। और 4% बढ़ रही है, तो इसका मतलब हर साल वो 100 से 104 हो रही है। 4% बढ़ने का मतलब 100 की चीज 104 होगी, और ऐसा 2 साल तक हुआ, ठीक है। इससे कटा ये, इससे कटा ये, ठीक है। 104 गुना 104 करोगे तो 4 चौके 16, 108। ये मल्टीप्लाई करिए, मैंने इसकी और कुछ नहीं किया, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करनी है अभी 12 से, तो 12 छिके 72, 12 एकम 12 और 7 19, 12 अट्ठे 96 और 1 97, 12 एकम 12 और 1 जीरो ये पीछे वाला। तो आंसर 1297,920, 1297,920 कहीं दिख रही है आपको? बिल्कुल, ऑप्शन ये दिख रही है भाई, सेकंड ऑप्शन। मैं थोड़ी सी और ऊपर करके दिखाता हूं, ठीक है। ऑप्शन सेकंड 1297,920 लिखा है ना। तो ये जनसंख्या हो जाएगी कितने टाइम बाद? 2 साल बाद। क्लियर है, याद रखना, ठीक। चलो इसके आगे क्वेश्चन, हाइट एंड डिस्टेंस का ये क्वेश्चन है। एक खंबे की ऊंचाई 15 मीटर है, इसके ऊपरी सिरे से एक तार बंधा हुआ है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो तार की लंबाई कितनी होगी? अ वायर इज टाइड टू द टॉप ऑफ अ पोल whose height is 15 meter and wire makes an angle of 60 degree with the ground, the length of the wire is। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। एक वायर, कैसे? एक टावर है, क्या कह रहा है? एक वायर इज टाइड टू द टॉप ऑफ अ पोल, हाइट 15 मीटर, यानी कि ये हमारा एक टावर है, दिस इज अ टावर, इसकी हाइट कितनी है? 15 मीटर, और इससे एक धरती पे तार बांध दी। ये क्या है? वायर है, ये तार है, और ये कितनी लंबी है यही पूछना वो चाह रहा है, लेकिन जो एंगल बनाया वो कितना बनाया? 60, ठीक है। तो 60 डिग्री एंगल बनाया, तो बोल रहा है कि तार की लंबाई कितनी होगी। तो मैंने आपको ये समझाया होगा, और नहीं भी समझाया तो आप जो भी क्लासेस में बनाता हूं आप उनको देखिएगा। ये मत सोचो कि ये चंडीगढ़ की बना दी सर ने, ये टीजीटी मैथ की बना दी, नहीं। मैथ सारा एक ही होता है, अप टू 10th लेवल है आपका ये मैथ, ये बात मेरी ध्यान रखना। ये मत सोचो कि ये तो इसकी बना दी, इसकी बना दी, हम क्यों देखें, हम तो एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं। अरे आपको क्वेश्चन सीखने हैं, जितने क्वेश्चन आएंगे उतना फास्ट चलेगा। तो ये मैंने समझाया था चंडीगढ़ की क्लास में, समझाया था चंडीगढ़ पीआरटी की जब बना रहा था, कि यहाँ पे 3 ट्रायंगल होती हैं इसके अंदर। अगर ये 60 है तो इसको बोलते हैं √3, इसको बोलते हैं 1 और इसको बोलते हैं 2। बस अगर ये याद है, ठीक है। एक 30 में 30 अगर यहाँ पे एंगल बनता तो ये 1 होता, ये √3 होता और ये 2 होता। मैं बता भी रहा हूँ, आप लिख लेना अगर लिखना चाहो तो। 30 एंगल है तो ये 1 इधर होगा, √3 इधर होगा और ये 2 इधर होगा। पाइथागोरस से आइए, ठीक है, इस पेज पे पाइथागोरस लगाओगे ये आएगा। और एक तीसरा एंगल बनता है 45 का, तो 45 में ये 1 होता है, ये 1 होता है और ये √2 होता है। बस जिसको ये वैल्यू पता है उसके लिए क्वेश्चन कितनी देर का बता दूं। √3 किसके बराबर है? √3 जो है वो 15 मीटर के बराबर है, तो एक किसके बराबर होगा? 15/√3 के बराबर होगा। भाई ज्यादा की वैल्यू दे रखी है, कम की निकालेंगे डिवाइड, लेकिन मुझे तो 2 की निकालनी है, तो 2 की निकालने के लिए क्या कर दूं? इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, ये होगा 30/√3 के बराबर, 30/√3 के बराबर। लेकिन पैर में रूट अच्छा नहीं लगता, तो इसी से मल्टीप्लाई, इसी से डिवाइड कर दो। ऊपर बनेगा 30√3 और √3 बनेगा 3, 9 बनेगा, 9 का √3 होता है, तो 3 से काट दो 10 पे, तो आंसर बनेगा 10√3 मीटर। यानी कि पूछ रहा था कितनी लंबी वायर होगी, तो 2 की वैल्यू पूछ रहा था आपसे, तो 10√3 इसका आंसर बनेगा। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। तो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन 3, ऑप्शन थर्ड जो है वो इसका आंसर बनेगा 10√3। क्लियर है? तो देखो कितने आसान हो जाते हैं क्वेश्चन अगर आप चीजों को ध्यान से करते हैं तो। हाँ जी, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहे हैं क्वेश्चन? यदि किसी धन का समान ब्याज दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 600 रुपए और चक्रवृद्धि ब्याज 612 रुपए हो, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? इफ फॉर अ सर्टेन अमाउंट द सेम इंटरेस्ट रेट, द सिंपल इंटरेस्ट इज ₹600 एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट इज ₹612 ऑफ 2 years, देन एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज। तो एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछ रहा है। तो देखो भाई इसको करना कैसे, आपको मैं बता दूं, साधारण ब्याज जो होता है, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, वो सिंपल क्यों होता है
कि अगर 2 साल में 600 रुपए मिला है सिंपल इंटरेस्ट, तो पहले साल जो मिलता है वही अगले साल भी मिलता है। ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकंड ईयर है, तो इसीलिए ये सिंपल होता है क्योंकि ये हर साल सेम होता है। तो 600 रुपए अगर 2 साल में इंटरेस्ट मिला है तो पहले साल भी 300, दूसरे साल भी 300। क्लियर है? जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, पहले साल तो वही होता है जो सिंपल होता है, लेकिन दूसरे साल इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है, इसलिए उसको कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। तो मुझे बताओ 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 612। तो 300 अगर पहले साल मिला तो 312 दूसरे साल मिला होगा, तभी तो ये 2 साल का 600 और ये 2 साल का 612 बनेगा। क्लियर है? बात आई समझ में? तो अब देखो यहां से 300 से 312 हुए, तो मैंने कहा चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, तभी इसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट बोल रहे हैं। तो कितना इंटरेस्ट मिला, तो 300 पे फर्दर हमें 12 रुपए और बढ़ के मिल गए, तो कितने मिले, 12 बढ़ के, कितने पर, 300 पे, तो कितने परसेंट बढ़ गया, तो यही होता है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो भाई 300 से 312 जितना बड़ा ऊपर लिख देना, अपॉन में 300 इंटू में 100%, इससे काटूंगा तो 4 पे कटेगा, यानी कि 4%। तो मैंने कहा ब्याज पे ब्याज मिलता है, तो इस 300 पे फर्दर ब्याज मिला, ठीक है, तो जितना मिला वो इसके हिसाब से 4% आपका दर आ जाता है। तो आंसर कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? थर्ड ऑप्शन आंसर है। आगे समझ में? चलो आगे बढ़ो फिर। अब अगला जो क्वेश्चन है भाई देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि एक सप्तभुज के सभी अंत्यकोणों का योग होता है द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर हेप्टागन। हेप्टागन जिसके 7 भुजा हो, सप्तभुज, सप्त मतलब 7 भुजा वाला। तो इसके लिए जो सम का फार्मूला होता है इंटीरियर एंगल्स का, ये होता है n-2 इंटू में 180। ठीक है, ये अंत्यकोणों के योग का फार्मूला है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर हेप्टागन या पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे n को आपने क्या पुट करना है, 7, तो आपका सम आएगा 7-2 इंटू में 180। ठीक है, तो 7 में से दोगे 5 इंटू में 180, आंसर बनेगा 900 डिग्री। ये आपका जवाब आ गया और लिखा है फोर्थ ऑप्शन में। ये फॉर्मूला से मैंने बता दिया, अगर फॉर्मूला याद ना रहे तो 7 भुजा वाली आकृति बनानी है। कैसी बना लेना, 3 भुजा होगी, 4, 5, 6, एक ऐसे कर लो, 7 भुजा बनानी है। बस समझो, मेरे कहने का मतलब समझो कि जिस बच्चे के फॉर्मूला याद ना रहे तो वो यहां से कैसे करेगा। तो 7 साइड की एक फिगर हमने बना दी। अब आपने जस्ट क्या करना है, इसके अंदर एक पॉइंट पकड़ लो, कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो। मान लो मैंने इसका ये पॉइंट पकड़ लिया और यहां से ट्रायंगल बनानी है। देखो 7 वाले से तो बनेगी, एक ट्रायंगल ये बन गई, एक ये बन गई, एक ये बन गई, एक ये बन गई। इस एक पॉइंट को पकड़ के इसमें ट्रायंगल बना के देख लो कितनी बनेगी। तो तुमने कहा बन गई कितनी, 1, 2, 3, 4 और एक 5, कितनी बन गई, 5। तो 5 ट्रायंगल बन गई। तो आपको पता है एक ट्रायंगल के एंगल का सम त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो 5 का कितना बनेगा, 900। तो 900 इसका आंसर बनेगा। क्लियर है? तो ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो फॉर्मूला आपके सामने लिखा है n-2 इंटू 180। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 117। क्या है भाई क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि यदि x³ प्लस kx प्लस 12 x प्लस 3 से पूरी तरह भाग हो जाता है तो x का मान क्या होगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर ये x प्लस 3 से डिवाइड हो रहा है तो इसको 0 पुट कर दो और x की वैल्यू को निकाल दो। जिससे डिवाइड हो रहा है उसको 0 पुट करके x की वैल्यू को निकाल दो, और इस x की वैल्यू को, जो आपका क्वेश्चन है कौन सा, ये वाला, ठीक है, ये जो आपका क्वेश्चन है इसमें x की वैल्यू को जैसी मैं रखूंगा, यानी कि इसकी वैल्यू फिर मेरे को क्या मिलेगी, 0। ठीक है, पुट x इक्वल टू -3। तो x को जैसी -3 रखूंगा तो -3 रखने से इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। मतलब क्या है, यानी कि जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो ये पूरा डिवाइड हो गया, इसका मतलब इसका रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक है, ये पूरा डिवाइड हो गया, यानी कि रिमाइंडर 0। तो आपने जस्ट क्या करना है, जिससे भी पूरा डिवाइड हो, किससे हुआ था, x प्लस 3 से, इसको 0 के बराबर रख के x की वैल्यू निकाल दो। इस x की वैल्यू को इसमें पुट कर दो, और पुट करने के बाद इसको 0 के बराबर रख देंगे तो -3 का क्यूब होगा -27, k इंटू -3 -3k और प्लस के 12 इक्वल टू 0।
ठीक है भाई, यहां से सोल्व करूंगा तो -27 में से +12 अगर हम घटाएंगे तो कितने बनेंगे, -15, -3 के इक्वल टू कितना बनेगा, 0। देखो -27 में 12 ऐड करेंगे तो -15 बच जाएंगे, -3 के एज इट इज। अब मुझे के की वैल्यू निकालनी है, इसको उधर भेज दूं तो 3 के इधर चला गया, इधर क्या बच गया, -15, और के की वैल्यू क्या आएगी, 3 से इसको कट कर दो, कितनी आएगी, -5। तो -5 आ गई, कहां लिखा, ऑप्शन 3 में लिखा है, बस आ गया आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया है, ठीक है, तो ऐसे करना होता है। अब भाई अगला जो क्वेश्चन है भाई, ये आ गया आपका किसका, रीजनिंग का। देखो है क्वेश्चन रीजनिंग का, अब मैं हूं टीचर मैथ का, तो भाई देखो तरीके तो बहुत मिल जाएंगे यूट्यूब पे। मैं कोशिश करता हूं थोड़ा समझाने की, पर समझा तभी पाऊंगा जब आपको कुछ थोड़ी सी चीजें याद होंगी, ठीक है। वो चीजें क्या हैं, उन चीजों को मैं यहां बना देता हूं, आपको इसके लिए कुछ चार्ट याद करने पड़ेंगे, ठीक है। कौन से चार्ट, सबसे पहले है मंथ चार्ट, आपको मंथ चार्ट याद करना पड़ेगा। अच्छा कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं, सबको पता है ना 12 महीने होते हैं। तो आपको यहां पे एक मंथ का चार्ट याद करना पड़ेगा, तो आप क्वेश्चन को फास्ट कर पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन है 8 जून 2007 को कौन सा दिन था, ठीक है। तो पहले मंथ चार्ट बना लेते हैं, ठीक। इसमें लिखना है 1440, पहले लिखना है आपने 1440, फिर लिखना है 2503, और फिर लिखना है आपने 6146, ठीक है। 1440, 2503, 6146, ये याद रखना है। यहां पे ये क्या आपका जनवरी है, ये जनवरी है, ये फरवरी है, ये मार्च है, ये अप्रैल है, ये मई है, इस तरह से याद रखना है। कभी बोलो जनवरी फरवरी मार्च, ऐसे नहीं, ऐसे अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और लास्ट में दिसंबर, ठीक है भाई, क्लियर है। एक तो ये याद रखना है, दूसरा रखना आपने सेंचुरी चार्ट याद, सेंचुरी चार्ट। अब सेंचुरी चार्ट में क्या करना है, मोस्टली जो क्वेश्चन आएंगे या तो 1700 में सन बनेगा, या 1800 में बनेगा, या 1900 में बनेगा, या 2000, जैसे कि इस क्वेश्चन में भी 2000 वाला पूछा है। ये है आपका सेंचुरी चार्ट, ठीक है। सेंचुरी चार्ट में याद रखना है 4206, ये ऊपर सेंचुरी लिखी है और ये कोड याद रखना आपने, ठीक है। सेंचुरी का ये चार्ट है 4206, 1700 आएगा, मैं 4 अभी समझाऊंगा, अभी तुम बस ये लिख लो। फिर आपका डे चार्ट, डे चार्ट में आपने क्या याद रखना है, अब डे तो आपको पता ही है क्या होगा, आपको पता है डे होते हैं संडे, 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 मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, एंड द लास्ट इज सैटरडे, ठीक है। तो संडे को 1, मंडे को 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0। ये आपको अगर याद हो गया तो इससे अब क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है, और तोड़ तोड़ के याद करना है। 1440, 2503, 6146, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा था, 8 जून 2007, 8 जून 2007, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले ये जो 8 है, इस 8 को डिवाइड करना है 7 से और रिमाइंडर निकालना है। 8 को, ये जो भी डेट यहां पे है, इसको 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है। तो ये क्या है, रिमाइंडर, ये है शेष। तो देखो 8 को 7 से भाग करूंगा, तो देखो 8 को अगर 7 से भाग करूंगा तो 7 एकम 7, ये बचा कितना, 1। जब भी आप 7 से डिवाइड करोगे या तो 1 शेष बचेगा, या 2 बचेगा, 3 बचेगा, 4, 5, 6, या वो पूरा कटेगा। पूरा कटेगा तो ये वाली सिचुएशन, यानी कि 7 शेष नहीं बचेगा, उस टाइम पे 0 शेष बचेगा, ठीक है। क्लियर है, पहला स्टेप समझ में आया। ये लिख दिया आपने, फिर प्लस, ये है मंथ, ये क्या आपका मंथ, मंथ कौन सा है, जून, तो जून का कोड कितना है, 5, तो आपने लिखना है जून का कोड 5, प्लस जून का कोड लिख दिया। अब उसके बाद ये है आपकी सेंचुरी, देखो 2000, जैसे 1700 होता तो 17 लिखा होता, 1800 तो 18, तो यहाँ पे 2000, तो सेंचुरी है 2000, तो 2000 का कोड कितना है, 6, तो आप 2000 का कोड लगाएंगे 6, क्लियर है। उसके बाद ये जो डेट है, डेट कितनी है, 07, ये आपने एज इट इज लेनी है। डेट कितनी लेनी है आपने, एज इट इज लेनी है, ठीक है। तो 2007 की डेट एज इट इज ले ली,
तो 7 साल में लीप ईयर कितनी बार आया होगा? लीप ईयर आते 4 साल में एक बार, ठीक है। तो सिंपल सी बात करूंगा, ये जो लास्ट की जो डेट थी कितनी थी 7, इसको 4 से भाग कर दो और शेष निकाल दो, नहीं सॉरी कितने पे गया ये निकाल दो 1, इसमें क्या करना है 7 को 4 से भाग किया तो 4 एकम 4। अब की बार ये नहीं देखना, इसमें तो ये देखा था ये, इसमें ये नहीं देखना ये देखना, तो इसको भी यहाँ पे प्लस कर दो, ठीक है। क्या ये बात समझ में? बस अब इसको प्लस कर दो, 1 और 5 6, 6 और 6 12, 12 और 7 19 और 1 20, टोटल कितना बना 20। ये जो टोटल आएगा इसको 7 से डिवाइड करना फाइनली, 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना बचेगा? जो रिमाइंडर बचेगा वो आपने देखना है। रिमाइंडर कितना बच रहा है 6, तो रिमाइंडर अगर 6 बच गया तो 6 कोड किसका है? फ्राइडे का, यानी कि आंसर बनेगा फ्राइडे। आंसर क्या बनेगा? फ्राइडे। क्लियर है? तो देखो कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। देखो भाई हो सकता है इससे आसान मेथड भी हो, शॉर्ट मेथड भी हो, लेकिन मुझे लगा कि चलो यार एक क्वेश्चन समझाना है। आप देखो यूट्यूब पे देख भी सकते हैं कि कैसे आप डे फाइंड करेंगे। ये क्वेश्चन रीजनिंग का था, ठीक है। फिर भी मैंने कोशिश की है समझाने की। जहां पे भी दिक्कत है एक बार दोबारा सुन लेना और आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स का है। कहीं पे भी कुछ नहीं समझ में आए तो उसको ये लास्ट में 7 से डिवाइड करना है, यहां 4 से डिवाइड किया कि 2007 में कितने लीप ईयर आएंगे। तो 2004 में पहला लीप ईयर आया, लीप ईयर वो होता है जो 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। 2004 लीप ईयर था, फिर 2008 लीप ईयर होता, तो 2007 तक एक ही लीप ईयर आया, तो ये एक वो वाला था, ठीक है। कितने लीप ईयर थे वो देखे थे, तो ये चार्ट याद कर देना। हाँ जी, क्वेश्चन क्या है? यदि एक बंटन का माध्य और बहुलक क्रम से 74 और 29 है तो बंटन की माध्यिका क्या है? इफ मीन एंड मोड ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन आर 74 एंड 29 रिस्पेक्टिवली, देन मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज। तो भाई यहां पे एक फॉर्मूला याद रखना। फॉर्मूला क्या है? मोड इक्वल टू 3 टाइम मीडियन माइनस 2 टाइम मीन, यानी कि बहुलक क्या होता है? 3 टाइम माध्यिका माइनस में 2 टाइम माध्य। तो बस वैल्यू रख दो। यहां पे मीन और मोड, मीन और मोड दे रखे, तो मीन कितना है 74, ठीक है, इक्वल टू, और मोड कितना है 29, ये 29 है। बस इसको सोल्व करना है, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा ऐड, तो 29 और प्लस में 200 क्या 8 2 7 14 148 9 8 17 4 2 6 7 1 170 बराबर है क्या 3 टाइम मीडियन। तो यहां से मीडियन की वैल्यू क्या आएगी? 170 को 3 से डिवाइड कर दो, 3 पंजे 15 3 में 27, तो 59 ऑप्शन नंबर 2 में लिख रहा भाई, ये लिखा हुआ आगे आंसर, ये करना था। तो ये फॉर्मूला याद होगा तो होगा, नहीं तो होगा नहीं, याद कर लेना भाई। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन मेंसुरेशन, 120 नंबर क्वेश्चन है ये। क्या क्वेश्चन है? कह रहा है एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसकी समांतर भुजाएं क्रम से 22 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर है तथा समांतर भुजाओं की मध्य दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। द एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम whose parallel sides are 22 centimeter and 27 centimeter respectively and the distance between parallel sides is 10 centimeter। तो सबसे पहले तो देखो ट्रेपीजियम होता कैसे है, समलंब चतुर्भुज कैसा होता है ये आपके सामने मैंने बना दिया। ये समलंब चतुर्भुज है, इसके अंदर ये जो साइड है ये पैरेलल होती है, मतलब इनको कितना मर्जी बढ़ा लो ये कहीं मिलेंगे नहीं। पैरेलल साइड कितनी दे रहा है 22 और 27, 22 और 27, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना दे रहे हैं 10। क्लियर है? तो आपसे एरिया पूछ रहा है, तो एरिया का फार्मूला होता है हाफ इनटू में दोनों पैरेलल साइड्स का टोटल और इनटू में इसकी हाइट, ये फार्मूला होता है, ठीक है। याद रखना हाफ दोनों पैरेलल साइड्स का टोटल इनटू में इसकी हाइट, तो हाफ इनटू ये कितना बनेगा 49 इनटू में 10, 2 से काट दो 5 पे कटेगा, 5 में 45, 500 पे 20 और 4 24, 245 किसमें था? मीटर में था, सेंटीमीटर में था, कितने सेंटीमीटर पे? तो ये आपका जवाब आ गया। तो दिख रहा है कहीं ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ। क्लियर? तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, इस तरीके से आपने करना था इसको। तो ये हमारा लास्ट ईयर 2022 का पेपर पूरा हमने डिस्कस कर लिया है।
कहीं पर भी कोई बात नहीं समझ में आती है तो आप क्लास को दोबारा करके देख लेना, फिर भी दिक्कत रहे तो कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।